हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाकी और सारी चीजें, जैसे हमारे लिए क्या हो गया, टॉर्क हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, या वर्क डन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, इन सब के बीच में हम लोग आज क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन जो हम लोग जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो देखते हैं रिलेशन बिटवीन, द फर्स्ट वन इज नोन एज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसके बीच में? एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो चीजें होंगी। अब मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया था। टॉर्क कैसे डिफाइन होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज, टॉर्क जो होगा डिफाइन किया जा सकता है एफ वेक्टर क्रॉस डी। ठीक है, ये क्या है? फोर्स जहां से अप्लाई कर रहे हैं, और ये डी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ठीक, जहां से आप ऐसे घुमा रहे थे। तो ये टाउ बराबर, हमने कहा दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी हो जाएगा। अब आप कंसीडर कर सकते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। मान लो ऐसे कोई पार्टिकल है, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? ये हो गया, यानी फोर्स आप यहां पर लगा रहे हैं। तो ये कहा हमने, टोटल पार्टिकल का मास m हो जाएगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये हो जाएगा m1, यहां से दूरी r1, ये हो जाएगा m2, यहां से दूरी क्या हो जाएगा? r2, ये हो जाएगा m3, और यहां से दूरी r3। इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स इनफाइनाइट या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मानकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। I बराबर क्या मान लिया था? समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर हो गया। I बराबर 1 to n मान लिया था। ठीक है, या यूं कह लें कि एक ही पार्टिकल के लिए डिफाइन करना है, तो I बराबर mr स्क्वायर माना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? हर एक पार्टिकल के लिए, मतलब यहां पर अगर देखो, इस पार्टिकल की वजह से बात करेंगे तो F1 इंटू R1, इसकी वजह से बात करेंगे तो F2 इंटू R2, इसकी वजह से बात करेंगे तो F3 इंटू R3। ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखते हैं अब क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमको रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करना है? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी हिसाब से mr स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डी है जो कि आर मान कर रखा है। अब ये देखो एक्सेलरेशन, अब इससे पहले आप जाएंगे तो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताया आपको रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा होता है। a बराबर क्या होता है? आर अल्फा होता है। a बराबर क्या होता है? आर अल्फा होता है। अब यहां पर देखो मैंने क्या मान कर रखा है? डिस्प्लेसमेंट को r के बजाय क्या मान लिया? यहां पर d मान लिया है। हेंस a बराबर कितना हो जाएगा? ये काम करते हैं, r ही मान लेते हैं हर जगह, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ताकि आपको। तो ये हो जाएगा एफ आर, ये हो जाएगा r। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? r अल्फा हो जाएगा। हेंस a बराबर r अल्फा। देयरफॉर मास एक्सेलरेशन की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं? r इंटू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। देयरफॉर टाउ बराबर कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, सो टॉर्क बराबर mr स्क्वायर इंटू अल्फा मिल गया। अब मैंने क्या बताया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, I बराबर कितना होता है? mr स्क्वायर। देयरफॉर टाउ बराबर कितना हो जाएगा? I अल्फा हो जाएगा। तो टॉर्क जो है, फोर्स जो लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो टाउ बराबर हम लोगों को मिल जाएगा I अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मैंने क्या कहा? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन हो गया टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ
inertia. Next condition, relation between angular momentum and moment of inertia. ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज P बराबर m इंटू v, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम को क्या कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास एग्जिस्ट करता हो, अगर वो वेलोसिटी को यानी कि मोशन को गेन कर लेता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? हमारे लिए लीनियर मोमेंटम हो जाता है. ठीक है, अब जैसे लीनियर मोमेंटम यहां पर आप समझ गए, लीनियर मोमेंटम P बराबर m इंटू v. देखो टॉर्क में हम लोगों ने क्या किया? फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस को, रेडियल डिस्टेंस को अगर फोर्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया? टॉर्क मिल गया, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स मिल गया. इन द सेम वे अगर हम लोग रेडियल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें, किसमें? रेडियल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में, तो हमको क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा. तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ले रहा हूं, तो एज कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस, दैट इज द रेडियल डिस्टेंस. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तो यहां पर बेटा J बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू R हो जाएगा. अब ये फिर से वही मैं मानू M1 V1 M2 V2, तो मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं, ना कि J1 J2 J3. ठीक, J1 बराबर मानता बेटा तो यहां पर कितना हो जाता? P1 R1. इसी तरीके से J2 मानते, इसी तरीके से क्या मानते? J3 मानते, और n नंबर तक. उसके बाद क्या करते? टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जोड़ देते, J बराबर J1 प्लस J2 प्लस J3. ठीक, तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं. मैंने कहा J बराबर कितना हो जाएगा? P इंटू R हो जाएगा. लीनियर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज P बराबर m इंटू V हो जाएगा. देयरफॉर J बराबर कितना हो जाएगा? mvr हो जाएगा. नाउ वी नो द रिलेशन बिटवीन, थोड़ी देर पहले लिखा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी V बराबर कितना हो जाएगा? R ओमेगा हो जाएगा. बस इस V की वैल्यू उठाकर यहां को आपको रख देना है. तो J बराबर कितना मिल जाएगा? mr ओमेगा इंटू आर, आर मल्टीप्लाई हो जाएगा. J बराबर कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर ओमेगा. ठीक, mr स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है? mr स्क्वायर डिनोट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, दैट इज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. या कहने नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जब इसको कैलकुलेट करके आता तो हम कहते हैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? J बराबर I mr स्क्वायर. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, तो J बराबर कितना मिल जाएगा? I ओमेगा मिल जाएगा. ओके, तो ये हो गया J इज इक्वल टू I ओमेगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी कैन से रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर मोमेंटम का पहले तो फॉर्मूला ये था P इंटू R. दूसरा क्या डिफाइन कर सकते हैं? रोटेशनल मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो J बराबर I ओमेगा मिल जाएगा. अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें और निकाल लेते हैं हम लोग कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या होगा. रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके देखते हैं क्या मिलता है. लिखते रहिएगा साथ में हम लोग, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज J बराबर I ओमेगा. एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज J इज इक्वल टू I ओमेगा. ठीक, अब देखो यहां पर हम लोगों को पता था टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है I अल्फा. टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? I अल्फा होता है. और यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया? J इज इक्वल टू I ओमेगा मिला. तो टाउ इज इक्वल टू I अल्फा हमको क्या बनाना पड़ेगा? यहां किसी हिसाब से अल्फा बनाना पड़ेगा. देखो I तो है, लेकिन यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अल्फा बनाना पड़ेगा. अगर मैं अल्फा बना ले गया तो इसको क्या लिख सकता हूं? टॉर्क लिख सकता हूं. अभी इस वैल्यू को मैं टॉर्क नहीं ले सकता हूं. अभी इस वैल्यू को टॉर्क नहीं ले सकता हूं. क्यों? क्योंकि I इंटू ओमेगा है. अगर I इंटू अल्फा होता तो टॉर्क लिख देता मैं. तो हमारे पास क्या है? I इंटू अल्फा के केस में बनाना है. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू T. देखो मैंने क्या किया? differentiating both side with respect to T
टी, तो ये कितना हो जाएगा डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल, ये जिस पोजीशन पर थे वो फिक्स कर दिया, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी जे अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन जानते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर अगेन डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई, और ये किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर हो गया। ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, सबसे पहला रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी जे अपॉन डी टी बराबर आई अल्फा हो गया, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा। हेंस डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। अब एक चीज और हम लोगों को पता है, क्या पता है कि जब हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, जब हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। कंजर्व्ड होने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं भी अप्लाई करते हैं, जो टोटल नेट फोर्स उस पर ऑब्जेक्ट पर होता है वो जीरो होता है, तब भी लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये लिखो पहले, इसके बाद अब यहां पर हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड था तो इट इज ऑब्वियस कि एंगुलर मोमेंटम आल्सो मस्ट बी कंजर्व्ड। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाए और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड ना रहे। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं भाई J इक्वल टू कितना होता है, P इंटू आर होता है। अगर ये कंजर्व्ड है तो इट इज ऑब्वियस कि ये भी कंजर्व्ड होना चाहिए। ठीक, तो हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ conservation of angular momentum। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब यहां पर देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा। हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज टॉर्क। ठीक, लीनियर मोमेंटम मैंने क्या कहा, द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, तो हमने कहा इफ F इज इक्वल टू जीरो, इफ F इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, देन टाउ जो होता है टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इफ F इज इक्वल टू जीरो देन टॉर्क विल बी जीरो। तो यहां पर जो नेट टॉर्क है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया था, अगर नेट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमने कहा नेट टॉर्क क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया, तो डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n है dx, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि जब कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर जीरो है, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहां पर भी इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्सल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो भाई जैसे इंटीग्रेट करना आपने स्टार्ट किया, तो इंटीग्रेट किया तो रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दें और दोबारा उसी को इंटीग्रेट कर दें तो वही वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये मिल जाएगा जे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कांस्टेंट, तो जे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। हेंस इफ the net force applied on the object is zero or the net torque applied on the object is zero, then angular momentum is constant, which clearly says that angular momentum is conserved। क्या हो गया, angular momentum conserved हो गया। ओके, तो ये हो गया law of conservation of angular momentum। In the same way we also know that angular momentum linear momentum भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। P इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि J1 बराबर हो जाएगा J2, ये हो जाएगा बराबर J3 एंड सो ऑन, किसके बराबर हो जाएगा, Jn के बराबर हो
और वी नो द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे बराबर कितना होता है, आई ओमेगा होता है। Hence we can say that I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 बराबर I3 ओमेगा 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, IN ओमेगा n। So product of the moment of inertia and angular velocity is always conserved। ये वैल्यू जो होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 बराबर I3 ओमेगा 3। इसी तरीके से वहां पर क्या होता था, M1 V1 बराबर M2 V2 बराबर M3 V3 एंड सो ऑन। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगा, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्क डन वगैरह निकाल लेंगे, फिर प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे या पावर फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी चीजें हैं उन सब चीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा अब अगेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो दो टाइप के मोशन हो सकते हैं। एक तो मैंने कहा वो खैर जो सर्कुलर मोशन है वो तो अलग केस हो गया। रोटेशनल मोशन में भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो प्योरली रोटेशनल मोशन होगा, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा कि जो हमारा लीनियर मोशन होगा एज वेल एज रोटेशनल मोशन, दोनों चीजें होंगी, ठीक है। अभी जो कंसीडर करके हम लोग चल रहे हैं वो लीनियर मोशन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मान लो क्या हुआ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहीं पर ऐसे एक ही जगह पर घूम रहा है, ये ऐसे आगे की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो क्या हो गया कि भाई वो चल भी रहा है तो एक पाथ को कवर कर रहा है जो कि लीनियर डिस्टेंस है, और जो घूम रहा है पहिया आपका वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। तो दो चीजें होंगी, व्हील जो रोटेट कर रहा है वो क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन, और साथ में जो आप लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ रोटेशनल मोशन की। जैसे आपका फैन रोटेट करता है एक जगह पे, वो हो गया रोटेशनल मोशन। मैंने ये ऐसे एक ही जगह पे घुमाना स्टार्ट कर दिया, ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी फिर से वही, मैं एक पार्टिकल के लिए मानूं काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगी, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगी, और इसी के तरीके से n नंबर के लिए कितना हो जाएगा, हाफ mn vn स्क्वायर हो जाएगा। फिर सबको मैं ऐड करूं तो मैंने क्या किया, मैंने, ठीक है आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, और ऐसे भी कुछ गलत नहीं है। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइन, काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइन एज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर होता है, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि भाई हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए या एटलीस्ट टॉर्क हो, दो में से कोई चीज तो हो, या तो टॉर्क होगा या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो टॉर्क भी मोमेंट रोटेशनल मोशन को डिफाइन करता है। लेकिन यहां पर क्या है, v है, सॉरी m है और v है। मास तो खैर किसी भी चीज का हो सकता है, v जो है लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। तो जब रोटेशनल मोशन होगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी ना होके एंगुलर वेलोसिटी होगी। एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने कहा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v बराबर कितना हो जाएगा, r ओमेगा हो जाएगा। हेंस काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी, 1/2m, ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हेंस 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये जो mr स्क्वायर है ये क्या है, mr स्क्वायर जो है वो हमारे लिए कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में ये रिलेशन हो गया। और ये जो कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी की, ये कितना हो जाएगा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये किसके लिए कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो है रोटेशनल मोशन की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन का केस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन कैन बी डिफाइन एज, वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं, देखो बहुत स्मॉल वर्क डन लेते हैं। तो हमने कहा वर्क डन कैन बी डिफाइन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर मैंने क्या काम किया, वर्क डन हमने कहा कि वर्क डन कैन बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्चुअली इससे मानते हैं, एस से मानते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा। अब बहुत स्मॉलर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, बहुत स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एस हो जाएगा।
अब देखो जो फोर्स में मैंने बताया था टॉर्क बराबर कितना था, फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। ये रेडियल डिस्टेंस क्या था, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने कहा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है और यहां पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया। और जो ds है यहां पर, ds क्या है बेटा, देखो ये ऐसे ऐसे जब चलते गए तो यहां से ये जो चलते गए ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो जहां जितना फोर्स लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि r से डिनोट किया मैंने, और ये जो आप डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअली ds जो आप कवर्ड कर रहे हैं। और जनरली जो वहां पर टॉर्क बराबर F इंटू आर है, या अभी I बराबर mr स्क्वायर है, ये क्या है, जहां से आप फोर्स लगा रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू डी एस हो जाएगा। अब फोर्स बराबर कितना होता है, वी नो दैट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहां पर हमने बताया कि हर हाल में आपको क्या चाहिए, लीनियर कुछ भी नहीं चाहिए, ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ना लीनियर वेलोसिटी चाहिए, ना लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई, रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में हर एक चीज एंगुलर के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने कहा रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ds इज इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। हेंस dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये कितना हो जाएगा, r d थीटा हो जाएगा। अब वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना होता है, r अल्फा होता है। हेंस dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारे लिए, यहां पर देखते हैं a बराबर r अल्फा, तो ये r स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर अल्फा d थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइन एज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर हो जाएगा। तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I अल्फा d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन। या कई बार आपको ऐसे भी लिखने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, W इज इक्वल टू I अल्फा इंटू थीटा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में हो गया, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ओके ओके, अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, जब वर्क डन हमको मिल गया, तो वर्क डन मिल गया अगर, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा, पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर कैसे डिफाइन हो सकता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये हो जाएगा dw अपॉन dt। अब dw की वैल्यू कितनी है, ये है, तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I अल्फा d थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। d थीटा अपॉन dt ये किसको डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d थीटा अपॉन dt हो जाएगा। हेंस p बराबर हो जाएगा हमारे लिए यहां पर I अल्फा इंटू ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा, यानी कि ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू ये हो गई। अब यहां पर कुछ चीजें मैं लिख सकता हूं, टाउ बराबर I अल्फा होता है, टाउ बराबर क्या होता है, I अल्फा होता है। हेंस dw इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ d थीटा, या यहां पर w बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू थीटा हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर क्या हो जाएगा, पावर बराबर क्या हो जाएगा, टाउ ओमेगा हो जाएगा। ओके, अब उसके अलावा आप बहुत आसानी अगर चाहते थे तो मैंने क्या काम किया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख लेना। पहले मैंने क्या काम किया, ds बराबर कितना होता है, r d थीटा होता है, तो f इंटू आर, ये हो जाएगा d थीटा। f इंटू आर क्या डिनोट कर रहा है, टॉर्क को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर दो ही लाइन में आपको मिल जाएगा, dw इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, टाउ d थीटा मिल जाएगा। तो चाहे यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए या पूरी वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, तब भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ d थीटा, और पावर बराबर जो हो जाएगा टाउ ओमेगा, वह टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, I अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से इतने ही सारे रिलेशंस थे, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे और उसके बाद रोलिंग बॉडी का केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है किसी स्क्वायर के लिए, और भी सारी चीजों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।